ठीक है, चलो यहाँ से तो एडजस्टमेंट इन कॉस्ट ऑफ असेट ड्यू टू चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज। ओके, 43A, दिस इज ऑल्सो डिसअलाउंस। ओके, नाउ सी this is also a disallowance that if any business asset is acquired और लोन इज टेकन इन अ फॉरेन करेंसी, अगर आप फॉरेन करेंसी में कोई लोन लेते हो फॉरेन से, या तो कोई आप बिजनेस के लिए असेट एक्वायर करते हो, एंड एट द टाइम ऑफ द पेमेंट इफ देयर इज अ चेंज इन अ फॉरेन एक्सचेंज, द डिफरेंस इंक्रीज और डिक्रीज इन द लायबिलिटी शैल बी एडजस्टेड टू द कॉस्ट ऑफ असेट एंड कंसीडर्ड द प्रॉफिट और लॉस अमाउंट पेड ड्यूरिंग द इग्नोर। ओके, मतलब ये देखो आपके जो डिसअलाउंसेस है ना, ये यहाँ खत्म हो गए 43B पे। एक ये सेक्शन है, ये आपको पता है कुछ नया नहीं है कि आप कोई लोन लेते हो या तो फिर आप क्या करते हो, कोई असेट एक्वायर करते हो, मतलब यू एक्वायर द असेट, और असेट का आपको पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज में करना है, और फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट करते हो और उसकी वजह से प्राइस में चेंज आता है। आप समझ लो कि मैंने कोई असेट $500 में बाय की, ओके, फॉरेन से, द डे ऑन विच आई हैव बॉट, ओके, $500 में मैंने कोई असेट बाय की, ठीक है, आई हैव परचेज द असेट फॉर $500। द डे ऑन विच आई परचेज ऑन दैट डे, द प्राइस ऑफ द डॉलर वाज ₹60। ओके, सो सी आई हैव टू पे ₹30,000 फॉर दैट, बट जिस दिन मैं पेमेंट कर रहा हूँ उस दिन डॉलर का प्राइस बढ़ के 70 हो गया, तो नाउ आई नीड टू पे 35,000। So whatever 5,000 extra amount I am paying, okay, see this is, I don't have to give a separate treatment for that। ये see, ये 5,000 एक्स्ट्रा जो फॉरेन एक्सचेंज का जो एडजस्टमेंट आया कि 5,000 मुझे ज्यादा देना पड़ रहा है, तो दिस 5,000 विल बी एडजस्टेड वेयर इट इज एडजस्टेड इन द कॉस्ट ऑफ असेट। वो हमने पढ़ा है, कॉस्ट ऑफ असेट में हम ऐड करेंगे, ये मैंने आपको यहाँ पे भी देखो आपको पढ़ाया हुआ है, नया पॉइंट नहीं है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको मैंने यहाँ पे पढ़ाया था, यहाँ पे कि फॉरेक्स फ्लक्चुएशन है 43A। so if any as and when you calculating the cost of acquisition for computation of the depreciation at that time, so forex के जो फ्लक्चुएशन है वो आपको यहाँ कॉस्ट ऑफ असेट में ही ऐड करने, मतलब वो अमाउंट पे आपको सेपरेट डिडक्शन नहीं क्लेम करना है, बट यू आर सपोज टू ऐड द वैल्यू ऑफ द फॉरेक्स फ्लक्चुएशन इन द कॉस्ट ऑफ द असेट, and that you can claim as a deduction, okay, by way of depreciation। asset की कॉस्ट में ऐड हो गया, मतलब आपकी asset की कॉस्ट बढ़ गई, तो see on that you can claim the depreciation। okay, now see now the next section is section 43CA। okay, what is section 43CA? देखो 43CA पढ़ने के लिए हमें let us leave the 43CA because we are supposed to learn the 50C also। प्रेजेंट में देखो मुझे कैपिटल गेन में आपको 53CA पढ़ाना है, प्रेजेंट में आई विल टीच यू 53CA, एट दैट टाइम वी विल डिस्कस दी। तो ये जो पूरा है ना, ये पोर्शन इस पे आप क्रॉस मार्क कर दीजिए अभी, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ओके, इतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। ओके, तो इसको आप क्रॉस मार्क कर दीजिए, ठीक है। नाउ सी there are some other provision under the profit and gains of business and profession, that is in respect of compulsory maintenance of books of account। देखो, तो यहाँ देखो मैंने आपको जो चार चीजें बताई थी वो हमने कंप्लीट कर दी कि विच एक्सपेंसेस, विच इनकम्स आर टैक्सेबल, विच एक्सपेंसेस आर अलाउड एज ए डिडक्शन, विच एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड एज ए डिडक्शन, ठीक है। और देखो विच इनकम्स आर नॉट टैक्सेबल वो इम्प्लाइड है, विच इनकम्स आर नॉट, मतलब जो इनकम दूसरे हेड में टैक्सेबल होती है, जो इनकम एग्जम्प्ट है, ये पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं होगी। तो चार चीजें जो हमें पढ़नी थी दैट वी हैव लर्न।
सो अगर लॉजिकली अगर मुझे ये स्टेज पे पीजीपी का फुल फ्लेज सम करना है, आई कैन डू। हम सम नहीं करने वाले हैं। मैंने जो आपको सम कराते टाइम, मतलब ये प्रोविजन एक्सटेंड करते टाइम पे छोटे छोटे सम करवाए, वही हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो, पीजीबीपी का सम सॉल्व करने के लिए आपको ये चार चीजें पता होनी जरूरी है, वो दैट आई हैव डिस्कस्ड। नाउ सी सपोज इफ योर इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट आपकी if your income is taxable under their profit and gains of business and profession, then see maintenance of books of account is compulsory। ओके, मतलब आपको कंपलसरी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रेड पड़ता है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पास असेसमेंट के लिए आता है, ओके, और वो आपको बोलते हैं कि भाई शो योर बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर आप बोलोगे कि भाई मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाया, मैं तो ऐसे ही राइटिंग में सब रखता हूँ, आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड अ स्पेसिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट, सो ऐसा नहीं चलेगा। सपोज इफ यू क्रॉस दिस लिमिट, देन यू आर सपोज टू कंपल्सरीली मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो किसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने कंपल्सरी है, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस। देखो, suppose there are two things for which we can learn the books of account provision, one for a profession and another is for business, okay। तो अगर आप प्रोफेशनल पर्सन हो, अगर आप कौन हो, प्रोफेशनल पर्सन, ओके, देन इफ यू आर अ प्रोफेशनल पर्सन किसको कहोगे, स्पेसिफाइड प्रोफेशन। यहाँ क्या बोले, सपोज इफ यू आर कैरिंग दी स्पेसिफाइड प्रोफेशन। अभी स्पेसिफाइड प्रोफेशन में कौन आता है, सपोज यू आर अ लीगल मतलब अ लॉयर, यू आर अ मेडिकल प्रोफेशनल, इफ यू आर इंजीनियर, if you are architect, if you are a chartered accountant, if you are a technical consultancy, interior designer, authorized representative, film artist और a company secretary, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कोई प्रोफेशनल पर्सन हो, यू डू योर कंसल्टेंसी और फ्रीलांसिंग में आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये ऑल दीज पीपल आर कॉल्ड व्हाट, प्रोफेशनल पीपल। नाउ सी दिस प्रोफेशनल पीपल are required to or compulsorily required to maintain the books of account under section 44 AA, okay, when देखो, देखो रूल 6F पहले हम देखते हैं। जस्ट डाउनलोड, तो ये जो है, ये है ना इनकम टैक्स एक्ट में स्पेसिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट बताया गया, रूल्स, कैश बुक, जर्नल, लेजर, कार्बन कॉपीज ऑफ द बिल्स, ओरिजिनल बिल्स इश्यूड टू द पर्सन, ओके, जिसको, और पर्सन कैरिंग ऑन द मेडिकल प्रोफेशन, देखो ये है ना। देन डेली रजिस्टर, इन्वेंटरी बुक, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब जो आपके नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं, ओके, लेजर, दीज आर दी स्पेसिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो ये है ना, एक लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट दिया गया है, ये इतने, मतलब इनकम टैक्स के अंदर रूल 6F के अंदर बताया गया है कि ये कौन से पर्सन को कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो दिस इज द लिस्ट गिवन हियर, ओके। मतलब यहाँ लिस्ट दिया गया कि यही बुक्स आपको मेंटेन करना है। देखो, अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट, जीआर मतलब ग्रॉस रिसिप्ट, आप कौन हो, क्योंकि आप स्पेसिफाइड प्रोफेशनल पर्सन हो, यू आर अ स्पेसिफाइड प्रोफेशनल पर्सन, मतलब यू आर कैरिंग दी लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डिजाइनिंग, और यू आर ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, और इफ यू आर अ फिल्म आर्टिस्ट और अ कंपनी सेक्रेटरी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पीपल, अगर आप ये इसमें से कोई भी बिजनेस कर रहे हो, और ड्यूरिंग दी लास्ट थ्री प्रीवियस ईयर में, अगर आपका तीनों प्रीवियस ईयर में, इन ऑल थ्री, क्या लिखा है, ऑल थ्री, तीनों प्रीवियस ईयर में, अगर आपका ग्रॉस रिसीप्ट 1,50,000 से ज्यादा है, आपका ग्रॉस रिसीप्ट कितना है, 1,50,000 से ज्यादा,
तो आपको जो रूल 6 ऐप में जो स्पेसिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट ये लिस्ट दिया है ना, ये सभी बुक्स ऑफ अकाउंट आपको बनाने हैं। ठीक है, ये सभी बुक्स ऑफ अकाउंट आपको बनाने हैं, इसमें हम डिटेल में नहीं जाते, लेकिन स्पेसिफाइड लिस्ट दिया है कितने बुक्स ऑफ अकाउंट आपको बनाने जरूरी है, तो आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपका ग्रॉस रिसीट, ओके, ये तीन में से देखो, आपके तीनों 3 सालों में, प्रीवियस ईयर के आगे के तीनों 3 सालों में अगर आपका ग्रॉस रिसीट 1,50,000 से ज्यादा है, तो आपको कंपलसरी जो वो जो लिस्ट दिया है रूल 6 ऐप में, उस हिसाब से आपको कंपलसरी वो सभी बुक्स ऑफ अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर ये तीनों में से कोई एक साल में अगर क्या हुआ है, आपका तीनों के तीनों साल में ये पोजीशन आई है, तो इट इज वेरी मच क्लियर। लेकिन अगर तीनों में से एक साल में अगर आपका टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट आपका एग्जैक्ट 1.5 लाख है, या तो फिर 1.5 लाख से कम है, मतलब लेस देन और इक्वल टू 1,50,000 इन लास्ट 3 years, देन वी हैव टू प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब ये जो लिस्ट दिया ना, वो लिस्ट के हिसाब से मत बनाओ, लेकिन आप इतने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ जिससे असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम कंप्यूट कर सके। मतलब आपके पास इनकम, एक्सपेंडिचर और असेट लायबिलिटीज का रिकॉर्ड होना जरूरी है। मतलब आपको जो मन पाए आप हिसाब से आप एक्सेल में भी रिकॉर्ड रख सकते हो, ओके, जिससे असेसिंग ऑफिसर आपके इनकम और एक्सपेंडिचर का और आपकी इनकम कंप्यूट कर सके। इतने रिकॉर्ड आप जो आपको योग्य लगे ऐसे बना सकते हो। लेकिन आगे के तीनों सालों में अगर आपका टर्नओवर क्या है, 1.5 लाख से ज्यादा है, तो आपको ये जो रूल 6 ऐप में जो बताया गया है, पूरा लिस्ट है, ये लिस्ट के हिसाब से आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, नाउ so this is we have discussed for the specified profession। ये प्रोफेशनल पीपल को छोड़ के बाकी के लोगों को कौन कौन से बुक्स ऑफ में किस किस को कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज नेसेसरी। तो सपोज आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन नहीं कैरी कर रहे हैं, लेकिन आप कौन हो, इंडिविजुअल और एचयूएफ हो, एंड व्हाट आर यू डूइंग, दैट यू आर कैरिंग ए नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन। Then in that case, when you are supposed to compulsorily maintain the books of account, so you are required to maintain the compulsorily books of account, okay, when your income, देखो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, या तो फिर सेल्स और टर्नओवर, देखो इनकम इज अ डिफरेंट थिंग एंड सेल्स एंड टर्नओवर इज अ डिफरेंट थिंग। इनकम मींस व्हाट, जो आपकी रिसिप्ट है माइनस एक्सपेंस करके आप जो भी प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, टैक्सेबल इनकम। अगर वो टैक्सेबल इनकम आपकी 1.5 लाख 2.5 लाख से ज्यादा है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट कंपलसरीली मेंटेन करने पड़ेंगे। इफ योर इनकम इज मोर देन 2,50,000, अगर चलो इनकम कम है या ज्यादा है, तो एक दूसरा क्राइटेरिया भी है। अगर आप सिर्फ ग्रोस रिसिप्ट या टर्नओवर देखते हो, और सेल सेल मीन्स व्हाट, ग्रोस रिसिप्ट और टर्नओवर, ओके, अगर वो 25 लाख से ज्यादा है, कब, इन एनी ऑफ द 3 फाइनेंशियल ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर के आगे के 3 सालों में कोई भी एक साल में अगर ऐसा हो जाता है कि अगर आपका प्रॉफिट 2.5 लाख से बढ़ गया, या तो फिर आपका टर्नओवर 25 लाख से बढ़ गया, आपको कंपलसरीली बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ओके, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी हो जाएगा। सपोज आप इंडिविजुअल और एचयूएफ नहीं हो, ये 2.5 लाख और 25 लाख की लिमिट किसके लिए है, इट इज फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। सपोज आप इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़ के दूसरी कोई कैटेगरी के पर्सन हो, मतलब लाइक यू आर अ कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, एओपी, बीओआई, ये सब हो, इन दैट केस व्हेन योर बुक्स ऑफ अकाउंट इज कंपलसरी, देखो यहाँ अगर आपकी इनकम 1,20,000 से बढ़ जाती है, 1.2 लाख मतलब 1.2 लाख मतलब 1,20,000 से, ओके, बढ़ जाती है, या तो फिर आपका टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है, कब, इन एनी ऑफ द 3 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, देन यू आर सपोज टू कंपल्सरीली मेंटेन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, यहाँ से काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान में रखना। ओके, नाउ सी, person showing the income other than computed on presumptive taxation। तो भैया presumptive taxation हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे है presumptive taxation। ओके, अगर presumptive taxation 44AE, ओके, ये है 44AE, ओके, तो सपोज समझ लो ये 44AE क्या बोलता है कि अगर आप ये बिजनेस कर रहे हैं, कौन सा बिजनेस, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, तो वो केस में क्या होता है कि अगर आपकी नंबर ऑफ ट्रक्स और नंबर ऑफ व्हीकल की संख्या कुछ अमाउंट से नहीं बढ़ती, तो आपको फिक्स टैक्स पे करना है। कैसा फिक्स टैक्स, मैं आपको बताऊं, फिक्स इनकम गिनी जाती है कि भाई हैवी व्हीकल है, तो पर टन उसका मंथ का 1,000 रुपया इनकम गिन लेने का। वो आपको ऐसा नहीं देखना है कि भाई लॉकडाउन है तो हमारी ट्रक घरे पड़ी रही थी, तो आई विल माई इनकम इज नॉट देयर, और देखो मतलब ट्रक चला नहीं चला कुछ नहीं,
एक ट्रक का 1,000 रुपया इनकम पर मंथ गिन लेने का। ओके, वो हम आगे इसके उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा हम, ठीक है। और मतलब अगर आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहे हो तो आपको इनकम यही तरीके से गिननी है। उसमें आपको अगर आपके टोटल नंबर ऑफ व्हीकल 10 से ज्यादा नहीं है, ओके, तो ये केस में आपको ये तरीके से इनकम कैलकुलेट करनी है। इसको मैं डिटेल में बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन यहाँ क्या है कि आपको इनकम कैलकुलेशन का तरीका अलग है, लेकिन और वो केस में अगर आप ये तरीके से इनकम कैलकुलेट करते हो तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपके पास व्हीकल कैसे हैं, देखो चलो हम देख ही लेते हैं इसको, ये प्रोविजन व्हाट इज 44A। ओके, 44A क्या है कि अगर आप पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो, और आपका बिजनेस क्या है, देखिए प्लेइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज, मतलब आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं। ओके, मतलब ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहे हो और ड्यूरिंग दी होल प्रीवियस ईयर, पूरे प्रीवियस ईयर में आपके पास 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है। ओके, 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है, तो ये केस में क्या होगा, हाउ यू आर सपोज टू कॉम्प्यूट योर टैक्सेबल इनकम। देखो आप जनरली, मैंने आपको बताया कि भाई इनकम उसकी देखेंगे, उसमें से एक्सपेंसेस लेस करेंगे, मतलब टैक्सेबल इनकम माइनस एक्सपेंस हम करेंगे एंड वी कैन कैलकुलेट दी business income. But if you are satisfying these criteria, that if you are carrying the transport business during the whole previous year, your number of vehicle which you are owing is less than 10, 10 से कम आपके पास व्हीकल है, तो ये केस में आपको इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है कि देखो वो व्हीकल का एक वेट होता है, કેટલા કેટલા ટનની કેપેસિટીનું વ્હીકલ છે આપણે જોવાનું, ને કેમ કે 50 ટનનો ટેમ્પો છે, 50 ટનનો ટેમ્પો मतलब 50 टन वो कैरी कर सकता है। ओके, मतलब कितने टन का आपका व्हीकल है वो आपको देखना है। अगर और आपको क्या करना है कि सी हैवी व्हीकल आपका है, ओके, तो हैवी व्हीकल के केस में पर टन सपोज 5 टनનો ટેમ્પો હોય તો 5 ટન મલ્ટીપ્લાય બાય 1000 પર મંથ और पार्ट ऑफ द मंथ विल बी द इनकम। ओके, अगर अगर आपका हैवी व्हीकल नहीं है, तो हैवी व्हीकल, लाइट व्हीकल अगर आपके पास है, तो आपको पर टन कितना कैलकुलेट करना है, रुपीज 7500 पर मंथ। देखो यहाँ टन के बेस पे नहीं जाएंगे, अगर लाइट व्हीकल थे वो केस में एक व्हीकल का आपको 7500 आपकी इनकम कैलकुलेट करनी है। तो पूरे साल में ऐसे मल्टीप्लाई करके आप इनकम कैलकुलेट करोगे, और यही तरीके से इनकम कैलकुलेट होती है इन केस ऑफ इफ यू आर कैरिंग दी नंबर ऑफ व्हीकल लेस देन 10। और सपोज आप 44AE में जाते हो, तो यहाँ व्हाट आर द बेनिफिट यू विल गेट, सपोज इफ यू सिलेक्ट दिस ऑप्शन, दिस इज नॉट अ कंपल्सरी कि आपको यही तरीके से करवाना पड़ेगा, तो ये केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं। लेकिन आप बोलोगे सर मेरा 10 से कम व्हीकल है, लेकिन ये तरीके से मैं इनकम कैलकुलेट करता हूँ तो मेरी एक्चुअल इनकम से ज्यादा हो जाती है, मतलब ये तरीके से मैं कैलकुलेट करता हूँ कि पर टन 1000 और पर व्हीकल 7500, ऐसे करके अगर मैं इनकम कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मेरी एक्चुअल इनकम से इनकम ज्यादा है, तो ठीक है आप ये ऑप्शन में मत जाओ, आप क्या करो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ। अगर ये तरीका अगर अडॉप्ट करते हो आप, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट की भी जरूरत नहीं है, आपको ऑडिट करवाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये ऑप्शन चूज नहीं कर रहे हो, 10 से कम व्हीकल है, आपको यही तरीके से कैलकुलेट करना है। लेकिन आप बोलोगे नहीं मुझे ये तरीका नहीं फॉलो करना है, ये तरीके में मेरी इनकम ज्यादा हो जाती है, तो ठीक है, अगर ये तरीका अडॉप्ट करते हो तो आपको ना ऑडिट करवाने की जरूरत है, ना बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं, ये तरीके से इनकम कैलकुलेट करके टैक्स पे कर दो। लेकिन आप ऐसा बोल रहे हो कि यार मेरी इनकम इससे कम हो रही है, तो ठीक है, अगर कम हो रही है, देखो इफ यू वी opt to pay the less tax, then in that case you are supposed to maintain the books of account। तो यहाँ पे अगर if the person is showing the lower income computed under the section 44AE, 44AE के हिसाब से उसने जो इनकम कैलकुलेट की, बोला है मेरी इनकम इससे कम है, आई विल पे द लेस टैक्स। ओके, आपको इनकम कम बता रहे हो वो तरीके से जो कैलकुलेट किए उससे, in that case you have to compulsorily maintain the books of account। और suppose if the section 44AD subsection 4 is applicable to him and his income exceeds the basic exemption limit, BEL का मतलब होता है basic exemption limit, राइट डाउन, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अगर 44AD, ये भी यही सेक्शन है 44AD। देखो 44AD में आप भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। 44AD में भी ऐसा है कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, आपका जो टर्नओवर होता है उसका 8% आप टैक्स कैलकुलेट कर लो, इनकम कैलकुलेट कर लो।
इसको मैं कल डिटेल में डिस्कस करूंगा कैसे 44 AD और AE में इनकम कैलकुलेट करते हैं, छोटे छोटे सम भी करेंगे हम, तो यू विल गेट द आइडिया, बिकॉज दिस इज लास्ट पेज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। ठीक है, तो देखो अगर अब 44 AD भी क्या है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है, और उसमें भी ऐसा होता है कि अगर कुछ लिमिट से आपका कम टर्नओवर है तो आपका टर्नओवर का 8% आप आपकी टैक्सेबल इनकम इनकम माइनस एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं है। वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन कल हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप ऐसा क्लेम करते हो कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के हिसाब से मैं टैक्स कैलकुलेट करता हूँ और मैं नॉर्मली मेरी इनकम पे इनकम माइनस एक्सपेंस करके टैक्स कैलकुलेट करता हूँ, तो इनकम माइनस एक्सपेंस वाला टैक्स कम आता है, तो in that case you maintain the books of account। तो मतलब 44 AD is applicable to him और he is showing that my income is exceeds the basic exemption limit। ओके, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड हो जाती है, तो ये पॉइंट भी हम कल डिस्कस करेंगे। अभी आप इतने इतने याद रखो, मतलब ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट मैं कल ये जो डिटेल में अगर ये 44 AD AE बताऊंगा तो आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा कि सर कल क्या बताना चाहते थे। ठीक है, तो ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट हम बाद में डिस्कस करते हैं, तो यू विल गेट द क्लैरिटी। ठीक है, अभी हम देखते हैं ये कि भाई किसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना तो जरूरी है। हमने देखा कि अगर स्पेसिफाइड प्रोफेशन कर रहे हो तो रूल 6F वाले बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे। कब? क्योंकि आपका टर्नओवर अगर 1.5 लाख से ज्यादा है आगे के तीनों साल में, तो तीनों में से कोई एक साल में अगर टर्नओवर कम है तो आपको सब जो स्पेसिफाइड रूल 6F में बताया है वो सब बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन दैट केस यू मेंटेन द ओनली दोज बुक्स ऑफ अकाउंट विच मेक्स अनेबल टू द असेसिंग ऑफिसर टू कैलकुलेट द टैक्स। अगर आप अदर देन स्पेसिफाइड प्रोफेशन कर रहे हो, अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ है, then your limit to maintain the books of account is what? If you consider the income as a base, 2.5 लाख से ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप टर्नओवर को बेच लेते हो तो 25 लाख से ज्यादा अगर आपका टर्नओवर बढ़ जाता है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने जरूरी है। अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए क्या है, तो यह लिमिट क्या है, 1.2 लाख। अगर आपकी इनकम 1.2 लाख से बढ़ जाती है, या तो फिर अगर आपका टर्नओवर 10 लाख से बढ़ जाता है इन एनी ऑफ दी प्रीसीडिंग 3 प्रीवियस है। देखो यहाँ एनी वन लिखा है, देखो तीनों में से कोई एक साल में अगर आपका टर्नओवर ये बढ़ गया तो ये दो पॉइंट हम थर्ड एंड फोर्थ ये जब डिस्कस करेंगे उस टाइम पे आपका ये आ जाएगा, तो हम उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ देखो टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट इज ऑल्सो कंपल्सरी। देखो हर एक पर्सन को इनकम टैक्स का ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। ओके, वेन दी इफ यू आर कैरिंग द बिजनेस एंड प्रोफेशन, देन व्हेन यू आर सपोज टू गो फॉर दी ऑडिट। ऑडिट के लिए आपको कब करना पड़ेगा, व्हेन यू आर सपोज टू गो फॉर अ ऑडिट। ओके, तो ऑडिट करवाना कब कंपल्सरी है आपको? देखो अगर आप बिजनेस पर्सन हो, ओके, बिजनेस पर्सन मीन्स अदर देन प्रोफेशनल। देखो यहाँ प्रोफेशनल के लिए एक कैटेगरी है और प्रोफेशनल को छोड़ के, प्रोफेशनली सभी को प्रोफेशन कहते हैं, इनको छोड़ के बाकी कोई बिजनेस करते हो तो आप बिजनेस पर्सन। ठीक है, तो सपोज इफ यू आर अ बिजनेस पर्सन एंड इफ योर टीओ मतलब टर्नओवर और ग्रॉस रिसीव फॉर एनी प्रीवियस ईयर एक्सीड्स ₹1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा अगर आपका टर्नओवर बढ़ जाता है, ओके, 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर आपका हो गया, आपको कंपल्सरीली टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो टैक्स ऑडिट कब एप्लीकेबल होगा, व्हेन योर टर्नओवर क्रॉस 1 करोड़ इन केस ऑफ बिजनेस पर्सन। लेकिन आप बिजनेस पर्सन नहीं हो, आप प्रोफेशनल हो। ओके, तो आपको ऑडिट कब एप्लीकेबल होगा, इफ योर ग्रोस टर्नओवर फॉर द प्रीवियस ईयर एक्सीड्स ₹50 लाख। मतलब प्रोफेशनल लोगों ने ऑडिट क्યારે एप्लीकेबल था तो कि 50 लाख થી વધારે ટર્નઓવર થઈ જાય છે, અને નોર્મલ બિઝનેસમેન ને ક્યારે ઓડિટ એપ્લીકેબલ થાય તો કે 1 કરોડ થી વધારે ટર્નઓવર થઈ જાય તો। अब ये 44 AD AE और ये है, देखो ये तीनों सेक्शन में यही है कि अगर आपका टर्नओवर कुछ लिमिट से ऊपर जाता है, सॉरी देखो अभी ये हम देख ही लेते हैं कि लेट अस डिस्कस सेक्शन 44 ए। ओके, व्हाट सेक्शन 44 ए से, देखो 44 ए ये वाला, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वाला। तो ट्रांसपोर्ट में आपको व्हीकल के नंबर के बेस पर टैक्स भरना है, एक्चुअल इनकम नहीं देखनी है। लेकिन कोई बंदा ऐसा बोल रहा है कि अगर देखो there are 3 sections for the presumptive taxation. One, that is 44 AD, ADA and AE. Okay, uh,
There are three sections: 44 AD, 44 ADA एंड सेक्शन 44 ए। थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ, डिटेल में हम कल देखेंगे, ठीक है। लेकिन आप समझ लो ये ऑडिट के और अकाउंट्स के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के प्रोविजन समझने के लिए। अगर आप कोई ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हो, आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो? ट्रेडिंग, ठीक है। यहाँ अगर आप कोई प्रोफेशनल पर्सन हो, कोई भी प्रोफेशनल एक्टिविटी कर रहे हो जो आपको स्पेसिफाइड प्रोफेशन बताए, और यहाँ पे अगर आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। अभी ये लोगों के पास दो ऑप्शन है, और कोई ये तीनों लोगों के लिए दो ऑप्शन है, ओके। देर आर सर्टेन कंडीशंस, ओके, द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देन दे हैव टू ऑप्शन। देखो, एक आप इनकम इनकम टैक्स के लिए इनकम कैसे कैलकुलेट करोगे? क्योंकि भाई मेरी जो टैक्सेबल इनकम है, ओके, वो टैक्सेबल इनकम में से जो अलावेबल डिडक्शन है और अलावेबल एक्सपेंसेस है, अलावेबल डिडक्शन, ये डिडक्शन तो मतलब इन टैक्सेबल इनकम माइनस अलावेबल, मतलब जो जो मेरी टैक्सेबल इनकम है उसमें से मैं अलावेबल एक्सपेंसेस लेस करूंगा, और ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा, दिस इज माय इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट। तो टैक्सेबल इनकम जो भी है मेरी ये हेड की, वो इनकम में से मैं जो अलावेबल एक्सपेंस है वो लेस करूंगा, तो आई विल गेट द इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। दिस इज अ वन ऑप्शन। तो ये एक नॉर्मल तरीका हर एक बिजनेसमैन के लिए, अगर बिजनेस इनकम क्या कंप्यूट करनी है तो ये तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हो, okay, suppose if you are doing the trading business, okay, suppose if you are a resident individual engage in any business other than the negative list। नेगेटिव लिस्ट में क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग और वो सब आता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ के, ओके, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो दैट इज अ एनी बिजनेस यहाँ वर्ड यूज किया है, और आपका ड्यूरिंग द प्रीवियस टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होता। तो यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया है कि आपकी टैक्सेबल इनकम कैसे कंप्यूट करो। क्योंकि टैक्सेबल इनकम आप ऐसे कंप्यूट करो कि भाई आपका जो भी ग्रॉस रिसीप्ट है, सपोज समझ लो मेरा ग्रॉस रिसीप्ट ड्यूरिंग द ईयर इज रुपीज 10 लाख, 2 करोड़ से कम है तो 10 लाख है, समझ लो 10 लाख है। तब को यहाँ ऑप्शन दिया गया है कि यू जस्ट कैलकुलेट दी 8% ऑफ दिस अमाउंट, तो 10 लाख ना 8% એટલે आया भाई 80,000। तो दिस इज माई टैक्सेबल इनकम। मतलब यहाँ आपको इनकम माइनस एक्सपेंस कुछ करना नहीं, कि एक्सपेंस डिडक्ट हो गए, कुछ नहीं। अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हो, ठीक है, तो ये केस में मतलब आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, लेस देन 2 करोड़, तो आपको कंपल्सरीली ये तरीके से आपको इनकम टैक्स, सॉरी, कंपल्सरीली ये तरीके से टैक्स कैलकुलेट करना है। तो आपने गिना कि भाई 10 लाख का 8%, 80,000 इज माई टैक्सेबल इनकम, और ऑन दिस इनकम आई विल पे द टैक्स, ओके। दिस इज कॉल्ड अ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये तरीका मैं अडॉप्ट करता हूँ तो माई इनकम इज दिस, और अगर यहाँ देखता हूँ कि मेरी ग्रॉस रिसीप्ट 10 लाख है टैक्सेबल, लेकिन मेरे 9,70,000 इज माई एक्सपेंस, तो यहाँ मुझे प्रॉफिट ओनली 30,000 होता है। तो अगर आप एक्चुअल तरीके से देखने जाओ तो योर प्रॉफिट इज ओनली 30,000। अगर ये तरीके से कैलकुलेट करते हो तो योर प्रॉफिट इज 80,000। તો ખરેખર તો તમે આટલા જ કમાયા છો, 30,000 જ, કે આટલી તમારી ગ્રોસ રિસીપ્ટ છે, એમાંથી 9,70,000 તો ખર્ચા છે અને મારો આટલો ખરેખર પ્રોફિટ આટલો જ છે। लेकिन इनकम टैक्स ऐसा कहता है कि अगर ये तरीका, अगर आपका प्रॉफिट मतलब ग्रॉस रिसीप्ट 2 करोड़ से कम है तो आप ये तरीके से टैक्स कैलकुलेट करें। देखो, so if you adopt this, so this adoption may be a beneficial to your, may not be beneficial to આ કેસની અંદર તમે શું કરશો? 80,000 પર ટેક્સ ભરશો? ના, 80,000 પર કોણ ટેક્સ ભરશે? તમે શું કહેશો? કશું વાંધો નહીં, હું ઇન્કમ માઇનસ એક્સપેન્ડિચર વાળી મેથડમાં જઈશ, आई विल कंप्यूट दैट इनकम इन दिस वे एंड आई विल पे द टैक्स ऑन दिस। तो लेकिन आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है, आपको यही मेथड अडॉप्ट करना जरूरी है। लेकिन आपको ये मेथड अडॉप्ट करना योग्य नहीं लग रहा, तो आपके पास ऑप्शन है, आप ये ऑप्शन में जा सकते हो। लेकिन ये ऑप्शन में आप जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बनाने पड़ेंगे और आपको ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। अगर ये तरीका डायरेक्टली अडॉप्ट कर दिया होता
तो आपको ना तो कोई बुक्स ऑफ अकाउंट की जरूरत है, ना तो ऑडिट की जरूरत है, कुछ नहीं। इनकम टैक्स ऑफिसर भी आपसे बुक्स नहीं मांग सकता, बिकॉज यू हैव चूजन दी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन चूज करते हो तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट की या ऑडिट की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने ये ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया, अब दूसरे वाले ऑप्शन में गए, पहला जो नॉर्मल। तो देखो, इफ द पर्सन इज कवर्ड अंडर द एई एंड क्लेम दैट हिज इनकम इज लोअर देन द इनकम कंप्यूटेड ऑन द प्रिजम्पटिव बेसिस, अगर प्रिजम्पटिव बेसिस से जो इनकम कैलकुलेट करते हैं उससे मेरी इनकम कम है, तो वो केस में आपको ऑडिट करवाना कंपलसरी है। ओके, एई, एडी, एडीए, ये तीनों में बात कहने की है कि ऑडिट कब एप्लीकेबल होगा। ओके, नाउ सी लेट अस डिस्कस द ईडी एंड एडीए। ए इज फॉर व्हाट? इट इज फॉर द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का कल मैं आपको सम करवा के दिखाऊंगा कि भाई उसमें टैक्सेबल इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आई वाज डिस्कसिंग विथ यू, यस, ये पर्सन्स कवर्ड अंडर सेक्शन 44 ईडी। ईडी मतलब ये वाला पहले वाला जो रिटेल वाला जो मैंने आपको बताया, ये केस में ऑडिट कब एप्लीकेबल होगा? ये केस में ऑडिट तभी एप्लीकेबल होगा, यू कैन सी हियर, if person claims that his income is lower than the income computed on the presumptive basis and his income exceeds the basic exemption limit, अगर ये दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है, in that case the requirement of compulsorily, देखो ये do not apply to the person, देखो मतलब ये तीनों केस में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मतलब व्हाट? एज पर द करंट इनकम टैक्स रेट, सी व्हाट इज द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट? द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, यू नो दैट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपकी है भाई 2.5 लाख तक आपको टैक्स नहीं पे करना। ₹2,50,000 इनकम इज मीन, मतलब योर इनकम इज मोर देन ₹2,50,000 बट लेस देन ये जो प्रीसम्प्टिव टैक्सेशन से कैलकुलेट करते हैं, see what I am trying to explain, कि सपोज समझ लो कि मैंने मेरा इनकम माइनस एक्सपेंस किया और यहाँ मेरी टैक्सेबल इनकम आई 30,000। देखो 30,000 पे तो ऐसे भी मुझे टैक्स नहीं पे करना है, बिकॉज व्हाट इज द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट फॉर दिस असेसमेंट? जैसे सपोज 2,50,000 बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, तो 2,40,000 करता तो मेरी इनकम ઓછી જ છે। તમારે કશું ના તો બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ બનાવવાની જરૂર છે, ના તો ઓડિટ કરાવવાની જરૂર છે, કેમ તો કે મને ટેક્સ મારી ઇનકમ તો જો 2.5 લાખથી પણ ઓછી છે। तो समझ लो आपने इनकम माइनस एक्सपेंडिचर किया, और इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करने के बाद योर इनकम इज से ₹2,80,000। आपने प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन से कैलकुलेट किया, आपको पता चला माय इनकम इज 2,90,000। तो व्हाट यू विल डू? यू विल ऑब्वियसली यू विल सिलेक्ट दिस ऑप्शन। ये ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हो तो इन दैट केस, देखो जनरली आपको कौन सा चूज करना चाहिए था, ये बिकॉज योर टर्नओवर इज लेस देन 2 करोड़, तो आपको डायरेक्ट जो भी टर्नओवर है उसका 8% निकालते और आपको पता चला ये 2,90,000 होता है, और ये मैंने चूज किया तो माई इनकम इज 2,80,000। देखो, तो माई इनकम इज मोर देन 2,50,000, जो मेरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उससे ज्यादा है, और जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से कैलकुलेट करते हैं उससे कम है। तो मैंने ये ऑप्शन चूज किया कि आई विल गो फॉर दिस। तो अगर आप ये ऑप्शन में जाते हो तो आपको ऑडिट भी करवाना पड़ेगा और अकाउंट्स भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ऑडिट मतलब ये तीनों जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है, तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को आप चूज नहीं करते और आप ऐसा क्लेम करते हो कि मेरी इनकम लोअर है इससे, तो ये केस के अंदर आपको ऑडिट करवाना जरूरी है। ओके, नाउ सी वन चीज यू शुड रिमेंबर दैट इफ यू हैव 44 एडी वाला जो पॉइंट है कि 44 एडी, दैट इज जस्ट व्हाट इज दी, अगर आप नॉर्मल बिजनेसमैन हो तो व्हेन यू आर सपोज टू गो फॉर ऑडिट, यू आर सपोज टू गो फॉर ऑडिट व्हेन योर टर्नओवर क्रॉस ₹1 करोड़। अगर आप प्रोफेशनल पर्सन हो, व्हेन यू आर सपोज टू गो फॉर ऑडिट व्हेन योर टर्नओवर क्रॉस 50 lakhs। ओके, व्हेन यू आर सपोज टू गो फॉर ऑडिट, ओके सपोज मैं 44 एडी
44A और 44ADA का जो क्राइटेरिया प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का, ठीक है, उस हिसाब से इनकम कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये इनकम ज़्यादा है, और अगर मैं नॉर्मल तरीके से इनकम कैलकुलेट करता हूँ तो ये इनकम कम है। हेलो। तो इन दैट केस अगर आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है, इफ योर इनकम इज लोअर, देन इन दैट केस यू आर सपोज टू गो फॉर अ ऑडिट। आपको मतलब ये इनकम कम है, मतलब 4480 वाली इनकम ज़्यादा है और ये इनकम आपकी क्या है, लोअर है। दिस इज हायर एंड दिस इज लोअर। तो अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज करते हो कि भाई मुझे इसमें नहीं जाना है, मुझे इसमें जाना है, तो भी आपको क्या करवाना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब 3 सिचुएशन में आपको ऑडिट हो सकता है कि अगर आप नॉर्मल बिजनेसमैन हो, टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो ऑडिट कराओ, प्रोफेशनल पर्सन हो 1 करोड़ से ज़्यादा, सॉरी 50 लाख से ज़्यादा टर्नओवर तो ऑडिट कराओ। अगर आपका ये लिमिट क्रॉस नहीं होता, लेकिन अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हो तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। इसको हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे, विजल मैडम मे बी वेटिंग। ओके, so at present I am concluding my lecture. Tomorrow we will complete this PGBP. It will get over today, tomorrow. Okay, so present I am concluding my lecture. समझ में आया जो भी बताया मैंने आपको अकाउंट्स के प्रोविजन